नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेवाड़ राज्य के इतिहास में आपका पुनः एक बार स्वागत है। अभी पीछे के वीडियो में हमने जो है महाराणा कुंभा के कुछ साहित्यिक ग्रंथों के बारे में बात की थी। साथ ही महाराणा कुंभा की हत्या उदय के द्वारा किस तरह से कर दी गई थी और भगवान भी उनको माफ़ नहीं करते हैं और बिजली गिरा करके उसकी वो मृत्यु प्रदान कर देते हैं। इसके बाद कुंभा के बाद में उदा की पिता की हत्या करने के बाद रायमल मेवाड़ के शासक बनते हैं और रायमल के संदर्भ में हमने 3 महत्वपूर्ण काम देखे थे। एक तो उसने 3 तालाबों का निर्माण करवाया था, रमा, शंकर और समय संकट। इसके अलावा उन्होंने एकलिंग मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और साथ ही जो है इनकी एक पत्नी थी जो मारवाड़ राजकुमारी थी श्रृंगार देवी, उन्होंने एक बावड़ी का निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें हमने रायमल के संदर्भ में देखी थी। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो राणा सांगा है। राणा सांगा के संदर्भ में का जो काल है वो है 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था। इसके संदर्भ में देखो, राणा सांगा जब शासक बनते हैं तब मेवाड़ की परिस्थितियाँ क्या थी उस परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं। देखो, जब राणा सांगा के जो पिता हैं, पिता का नाम मिलता है रायमल और माँ का जो नाम है वो श्रृंगार देवी है। कहते हैं कि रायमल के जो है कई सारे पुत्र थे, कई सारी रानियाँ थी। उन रायमल के पुत्रों में से 4 पुत्र प्रमुख थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र था, उस पुत्र का नाम था पृथ्वीराज। आगे लगता है सिसोदिया। ध्यान देना, पृथ्वीराज राठौड़ भी प्रसिद्ध है और पृथ्वीराज सिसोदिया भी प्रसिद्ध है। दूसरा जो पुत्र है इसका नाम मिलेगा आपको जयमल या जगमाल, और तीसरा जो नाम मिलेगा वो नाम मिलेगा आपको रायमल, और चौथा जो नाम मिलेगा पृथ्वीराज, जयमल या जगमाल भी इसका नाम मिलता है कुछ जगह, जयमल या जगमाल, जयमल या कुछ जगह जगमाल भी मिलेगा, जगमाल। इसके अलावा चौथा जो प्रमुख मिलेगा वो मिलेगा संग्राम सिंह। एक इसकी प्रसिद्ध पुत्री थी रायमल की पुत्री, जिसका नाम मिलता आनंदी बाई। अब देखो, महाराणा सांगा को किस तरह से राजगद्दी मिलती है उस पर हम बात करने वाले हैं आज। रायमल ने अपने जीवन में ज़्यादा कोई विशेष काम नहीं किया, लेकिन इसके जो पुत्र थे, इन पुत्रों में, वैसे पुत्र तो कई सारे थे, लेकिन जो मुख्य रूप से जो लड़ाई होती है जिसको हम कह सकते हैं उत्तराधिकारी का संघर्ष, या सांगा को जो है मेवाड़ का शासन प्रारंभ करने से मिलने में जो प्रारंभिक परिस्थितियाँ थी या कठिनाइयाँ थी, वो इन चारों में आपस में लड़ाई होती है और उस लड़ाई में अंततः जो है ताजपोशी सांगा की होती है और किस तरह से होती है उस पर हम बात करने वाले हैं। देखो, ये जो चारों पुत्र थे, ये पुत्र रायमल का जो शासनकाल वो लगभग 1509 ईस्वी के आसपास था और रायमल के चारों कुंवरों में सबसे बड़ा जो है पृथ्वीराज सिसोदिया था। पृथ्वीराज सिसोदिया बड़ा होने के साथ साथ मेवाड़ राज्य का नियम के हिसाब से वास्तविक उत्तराधिकारी था, लेकिन आपसी कला और संघर्ष की वजह से इस तरह की बातें और चर्चाएं, धारणाएं चलने लगी कि मेवाड़ का जो है हो सकता है कि इस बार शासक चेंज हो, पृथ्वीराज को नहीं बनाया जाए, और इसी बातों में ये विवाद उत्पन्न होने लगा। तब चारों जो भाई हैं वो किसी एक पुजारी को जाकर के एक ज्योतिषी को जाकर के पूछते हैं कि भाई हम में से शासक कौन बनेगा। तो वो ज्योतिषी भविष्यवाणी करता है कि भाई शासक तो जो है संग्राम सिंह ही बनेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तब वो उस ज्योतिषी की बात पर विश्वास नहीं करके वहाँ से निकल आते हैं गुस्सा करके और कहते हैं कि एक गांव है मेवाड़ में भीमल गांव, और भीमल गांव की कोई एक चारणी है। भीमल गांव की चारण जाति की एक महिला है चारणी। कहते थे कि इस चारणी के द्वारा यदि जो कुछ भी कह दिया जाता था वह सत्य होता था। तो वो अपने उस भविष्य का निर्धारण करने के लिए उस भीमल गांव की चारणी के पास चारों चले जाते हैं। जाकर के जब उस चारणी के आश्रम में जब प्रवेश करते हैं तब चारणी वहाँ मौजूद नहीं थी। तो ऐसा कहते हैं कि जो चारणी का जो आश्रम था उसमें एक बड़ी सी पत्थर थी, उस पत्थर पर सबसे पहले जाकर के पृथ्वीराज सिसोदिया बैठ गए। फिर एक दूसरा छोटा पत्थर था आसन जैसा, उस पर जगमाल बैठ गए, और जो तीसरा पुत्र था, तीनों पुत्रों में लड़ाई विशेष रूप से होती है। रायमल का ज़्यादा कोई इस विवाह से लेना देना नहीं था। सांगा बचे, सांगा सबसे बाद में प्रवेश करते हैं अंदर, तो उनको कुछ नहीं मिलता। एक खाल वाल बिछी हुई थी, उस खाल पर जाकर के बैठ जाते हैं। जैसे ही चारणी प्रविष्ट होती है, तीनों उठ के खड़े हो जाते हैं और अपनी जो पीड़ा थी या अपना जो पक्ष लेकर के आए थे वो चारणी से कहते हैं कि भाई हम इस तरह से अपना भविष्य जानने के लिए आए हैं और आप जल्दी से बता दीजिए कि मेवाड़ का महाराणा बनेगा कौन।
तो चारणी ने तुरंत आते ही कह दिया कि भाई उस खाल पर बेटा कौन था। तो सांगा उठ करके उसने हाथ खड़ा कर दिया, बोले बेटा तो मैं था। तो बोले फैसला हो गया, तू ही राजा बनेगा, ये दोनों तो आगे चल करके कहीं ना कहीं आपस में लड़ करके मरेंगे। इस बात पर महाराणा सांगा का जो सबसे बड़ा भाई था पृथ्वीराज सिसोदिया, उसको बड़ा गुस्सा आया। बोले ज्योतिषी वोतिषी चारणी वाणी की कोई भविष्यवाणी नहीं होती है, इन भविष्यवाणियों को मैं अभी 1 सेकंड में ख़त्म कर देता हूँ, मैं सांगा को ही ख़त्म कर देता हूँ, ना रहेगा बाँस ना बजेगी बांसुरी। इस तरह की घोषणा करके वो अपनी तलवार निकालता है और तलवार निकाल करके सांगा पर एक ज़बरदस्त वार करता है। तब इस महाराणा सांगा के और इन चारों के साथ में इनका एक सामंत था, इसका नाम मिलता है सारंग देव। सारंग देव कहते हैं कि ये पृथ्वीराज सिसोदिया के जो पिता थे रायमल, उनका काका था और ये इनके साथ ही था। तो सारंग देव बीच में आकर के बचाता है और इस तरह से जो है सांगा पर किया हुआ वार खाली चला जाता है। लेकिन उस तलवार की हूल से, यानी पृथ्वीराज सिसोदिया की तलवार की हूल से राणा सांगा की एक आंख में चोट हो जाती है, यानी आंख खराब हो जाती है। और कहते हैं कि राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, यानी वो 80 जगह से जो है टूटा फूटा था। उन 80 गाँव में जो सबसे पहला जो घाव दिया था वो उसके भाई पृथ्वीराज सिसोदिया ने दिया था, पृथ्वीराज सिसोदिया ने। इस तरह से जो है यहाँ से फिर जो है राणा सांगा जो है उस भीमल गांव की चारणी के आश्रम से निकलते हैं और राणा सांगा यहाँ से भाग करके पहुँच जाते हैं अजमेर। अजमेर के अंदर एक जगह है, जगह का नाम मिलता है श्रीनगर। श्रीनगर आज भी कस्बा मौजूद है और श्रीनगर के अंदर एक व्यक्ति था, इसका नाम था करमचंद पंवार। करमचंद पंवार कहते हैं कि राणा सांगा कुछ समय के लिए करमचंद पंवार के पास जाकर के रहने लगता है और पीछे ये तीनों भाई रह जाते हैं। कौन? पृथ्वीराज रह जाता है, जगमाल या जयमल रह जाता है, रायमल रह जाता है। अब होता क्या है, होना तो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, क्योंकि पहले इनके बारे में भविष्यवाणी कर दी थी और पहले की भविष्यवाणी से झूठी नहीं जाती थी। आज तो कल तो फिर भी चली जाती, लेकिन पहले नहीं जाती थी। तो देखो अब पृथ्वीराज के संदर्भ में इस तरह से, किस तरह से इनके संदर्भ में कई सारी बातें और इनका अंत कैसे होता है उसको हम जानते हैं। एक बार जब पृथ्वीराज का अंत जानने से पहले पृथ्वीराज के बारे में कुछ विशेष बातें जानते हैं। पृथ्वीराज की एक पत्नी थी, इसका नाम था तारा, पहली बात। और तारा जो पत्नी है, इस पत्नी के नाम पर ही उन्होंने अजमेर के दुर्ग का नाम, अजमेर दुर्ग का नाम जो है बदल कर रख दिया था तारागढ़। ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा पृथ्वीराज सिसोदिया मेवाड़ में उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध था। उडना राजकुमार या उडाना राजकुमार के नाम से कौन प्रसिद्ध था? पृथ्वीराज सिसोदिया। ये भी अपने को ध्यान में रखना। तो दो बातें विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि उडाना राजकुमार इसलिए कहा जाता है कि ये घुड़सवारी में बहुत तेज थे, बहुत तेज घोड़ा दौड़ाते थे और अपने ज़माने का इनके साथ में घुड़सवारी करने वाला या इनकी जितना तेज तर्रार घोड़ा भगाने वाला कोई नहीं था। इस वजह से इनको जो उडाना राजकुमार की संज्ञा दी गई है। और इनकी पत्नी जिसका नाम तारा था, तो तारा को ये बड़ा प्रेम करते थे और पृथ्वीराज को जो है अजमेर दुर्ग रहने के लिए दिया गया था। उसमें पृथ्वीराज ने कई सारे निर्माण करवाए, उसको अच्छा बनवाया और उसका नामकरण जो अपनी पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ कर दिया। ये दो बातें अपने को ध्यान रखनी है। अब देखो, पृथ्वीराज जो था, इसकी बहन थी जिसका नाम मैंने बताया था आनंदी बाई। आनंदी जो बाई थी उसका जो ससुराल था वो था सिरोही के अंदर। कहते हैं सिरोही में जब आनंदी बाई का विवाह हुआ तो दोनों पति पत्नी में, इसके पति का नाम भी जगमाल मिलता है कई सारी पुस्तकों में, जगमाल। तो सिरोही के जो आनंदी बाई और उनके पति जगमाल थे, उन दोनों में एक बार अनबन हो गई और अनबन होने के कारण जो है आनंदी बाई ने अपने भाई को बुलाया कि बोलो इनको समझा के जाओ, बात बात पे लड़ाई करते हैं, ताना मारते हैं। तो निश्चित रूप से पियर पक्ष से सबसे बड़े भाई जो थे वो जगमाल को समझाने के लिए जाते हैं। जगमाल को जैसे ही समझाने जाते हैं तो जगमाल समझ तो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर खुंदक खाए बैठा था। तो जब वो ये वापस सारी बातें बोले ठीक है, जो आप जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे, और जब सिरोही से वापस आ रहे होते हैं तो साथ में कहते हैं कि सब कहानियों में और उनमें बातों में उल्लेख मिलता है कि इनको वापस रास्ते में खाने के लिए मिठाई और लड्डू बांध दिए थे और लड्डुओं में किसी ने पीछे से जहर मिला दिया था। जहर मिलाने के कारण जब वो रास्ते में वापस आ रहे थे, उन्हीं लड्डुओं को जब उन्होंने खाया तो उस जहर के कारण पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हो गई थी। एक महाराणा सांगा का कांटा यहीं निकल गया।
दूसरा जो बचा जयमल, इस जयमल के बारे में भी इस तरह का उल्लेख मिलता है कि जब जयमल का विवाह तय हुआ था, वैसे तो क्या था कि बहुत सारी बातें थी, वो कहानी लंबी हो जाएगी, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, उसको हम कहेंगे नहीं। जयमल का जो विवाह था, वो विवाह जिस लड़की से होता है तो उस लड़की को देखने की जिद पाल लेता है जयमल। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था कि पहले ऐसे लड़कियों को दिखाया नहीं जाता था। आजकल तो लड़के और लड़कियों को पहले लड़के को दिखाएंगे, फिर लड़की को दिखाएंगे, आपस में दोनों की रजामंदी से विवाह करवाएंगे। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसी रजामंदी नहीं होती थी। रजामंदी माँ बाप की होना ज़रूरी है, लड़के लड़कियों को देखने की ज़रूरत नहीं होती थी, शादी के बाद ही देख सकते हो। लेकिन जयमल मॉडर्न ज़माने का था, उस ज़माने में भी इसके जहन में एक भी पहले मैं एक बार लड़की को देखूंगा तभी विवाह करूंगा। और राजपूतों में ऐसी प्रथा, विवाह से पहले लड़की को देखना पाप अपराध समझा जाता, जघन्य अपराध माना जाता। लेकिन जयमल ने एक जिद सवार के लिए बोला, लड़की को देखूंगा नहीं तो विवाह करूंगा नहीं। और वो चुपके से उसके गांव पहुंच जाता है, लड़के का गांव, और ज़बरदस्ती उसको देखने की कोशिश करता है। तो निश्चित रूप से क्या होता है कि भाई आसपास के जो लोग होते हैं हाथ साफ करने में माहिर होते हैं, तो उस लड़की के जो पीर वाले थे उनके आपस में कहासुनी हो गई। और उस कहासुनी के अंदर जो है जयमाल चोटिल हो जाता है और इसी की उस लड़की को देखने के चक्कर में ही मौत हो जाती है। तो महाराणा सांगा का दूसरा कांटा भी साफ हो गया। अब बचा कौन? रायमल। और रायमल को वैसे ही राज्य वाज्य सिंहासन से ज़्यादा लेना देना नहीं था, नीरस था, वो तटस्थ रहता था। अब क्या होता है, जब ये तीनों हट गए और रायमल इनका सांगा का जो पिता रायमल था, उस रायमल की जब अंतिम समय आया, मरणासन अवस्था में था 1509 ईस्वी के आसपास, तब किसी ने बताया कि भाई जो है महाराणा सांगा अभी जिंदा है और उनको वापस बुलाया जाए। तो किसी को समाचार भेज करके सांगा को श्रीनगर से वापस बुलाया जाता है, मेवाड़ में बुला करके सांगा की ताजपोशी की जाती है। और इस तरह से जो 1509 ईस्वी के आसपास महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक बनते हैं। यहाँ हम फिर से कुछ चीज़ें देखेंगे। देखो, महाराणा सांगा जब शासक बनते हैं तो उस समय की परिस्थितियों में क्या क्या चीज़ें होती है, इनको एक बार अपन लेखबद्ध कर लेते हैं। सांगा के जो पिता हैं वो मिलेंगे आपको कौन? रायमल। इसके अलावा रायमल और सांगा के जो पुत्र थे, रायमल के जो पुत्र थे, वो पुत्रों में 4 पुत्रों में मिलेगा आपको कौन मिलेगा? पृथ्वीराज सिसोदिया मिलेगा। एक पुत्र इसका नाम जगमाल या जयमल मिलेगा। एक पुत्र इसका नाम रायमल मिलेगा, रायमल। और एक पुत्र इसका नाम आपको मिलेगा संग्राम सिंह, जो आगे चल कर के सांगा के नाम से शासक बनेगा। ये पृथ्वीराज 2 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था, एक तो उड़ना राजकुमार, दूसरा जो है प्रसिद्ध है इसकी पत्नी तारा के नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम इसने तारागढ़ दुर्ग का नामकरण किया, ये इम्पोर्टेंट बात है। और आपसी उत्तराधिकार के युद्ध में ये तीनों आपस में समाप्त हो जाते हैं और संग्राम सिंह का जो है रास्ता साफ होता है। और साफ होने के साथ साथ ही जो है संग्राम सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं, यानी शासक बनने का जो मौका आता है वो आता है उनको 1509 में। और सांगा पर पृथ्वीराज सिसोदिया बीच में वार भी करते हैं उस भविष्यवाणी को लेकर के। उस समय में मैंने आपको बताया था सारंग धर ने जो है उस वार को धरा था और उसके कारण सांगा बच गए थे, बच तो गए थे लेकिन उनकी एक आंख चोटिल हो गई थी और सांगा को जो है 80 घाव लगे थे मरने से पहले। इसके अलावा ये जो सांगा शासक बने 1509 में, उसी कारण इनको एक नाम दिया गया था सैनिकों का भग्नावशेष, सैनिकों का भग्नावशेष अवशेष। और ये जो नाम दिया था वो कर्नल जेम्स टोड ने दिया था, कर्नल जेम्स टोड, सैनिकों का भग्नावशेष कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। इस तरह की महाराणा सांगा के संदर्भ में कुछ प्रारंभिक बातें हैं। इन बातों के अलावा देखो सांगा के जीवन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन घटनाओं में स्थापत्य कला और साहित्य कला के संदर्भ में ज़्यादा विशेष चीज़ें पूछी नहीं जाती और है भी नहीं है। महाराणा सांगा का पूरा जीवन काल जो है लड़ाइयों और युद्धों में बीता। कहते हैं कि मेवाड़ रियासत का यदि सर्वाधिक विकास होता है, विस्तार होता है, वो सांगा के शासनकाल में था। यानी संग्राम सिंह जब शासक बना तो मेवाड़ का सर्वाधिक, मेवाड़ का जो सर्वाधिक विस्तार है, मेवाड़ साम्राज्य का सर्वाधिक सीमा विस्तार, सर्वाधिक सीमा विस्तार जो है, सीमा विस्तार वो सांगा के काल में मिलता है, विस्तार सांगा के काल में मिलता है। इसके अलावा देखो सांगा की इतनी धाक थी राजस्थान के अंदर कि कहते हैं कि जब ये लड़ने जाता था तब इसके साथ 7 राजा और 9 राव
और कई सारे सेनापति या सेनाध्यक्ष जो हैं उनके साथ लड़ने के लिए जाया करते थे। तो 7 राजा और 9 रावजी को हमेशा ये युद्ध में लड़ने के लिए लेकर के जाता था। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें राणा सांगा के संदर्भ में मिलती है। अब हम अगला जो टॉपिक है वो राणा सांगा के प्रमुख सैनिक अभियान कौन कौन से हैं उस पर हम थोड़ा सा चर्चा डालेंगे। लेकिन उन सैनिक अभियानों में यदि अपन देखें तो अपने को उन सैनिक अभियानों में राणा सांगा के जो काल था उस काल में सांगा के संदर्भ में महत्वपूर्ण जो देखो ये इसको मान लेते हैं हमारा मेवाड़ है, और मेवाड़ के साथ साथ इधर हमारा जो सल्तनत काल है, सल्तनत काल, इस सल्तनत काल में जो दिल्ली राज्य था उस दिल्ली राज्य पर लोधी वंश का शासन था। लोधी वंश। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है इन लोधी शासकों में जो उस समय शासक था इसका नाम मिलता है इब्राहिम लोधी। इसके अलावा अब देखो और मेवाड़ में जो शासक था वो राणा सांगा था। सांगा में और इब्राहिम लोधी में दोनों में आपसी झड़प होती है और वो जो लड़ाई होती है वो कई बार होती है। दिल्ली का जो इब्राहिम लोधी था वो अपनी इस सीमा पर इतने बड़े शासक को सहन नहीं कर सकता था और भी कई सारे कारण रहे होंगे। तो इन दोनों के बीच में जो महत्वपूर्ण रूप से जो पहला या यूँ कह सकते हैं सांगा के प्रमुख अभियानों में यदि अपन बात करें तो जो पहली लड़ाई होती है वो होती है खातौली का युद्ध, खातौली। नंबर 2 जो लड़ाई होती है वो होती है बाड़ी का युद्ध, बाड़ी। तो ये 2 युद्ध जो है वो इब्राहिम लोधी के साथ करता है कौन? सांगा, यानी खातौली और बाड़ी। खातौली जो है पहले बूंदी रियासत में पड़ती थी और वर्तमान में कोटा जिले में पड़ती है। बाड़ी वर्तमान में धौलपुर में पड़ता है, धौलपुर। और ये जो खातौली है यदि रियासत पूछे तो आपको ध्यान रखना है बूंदी, और वैसे वर्तमान में पूछे तो ये जिला यदि इसका मिलेगा तो वो मिलेगा आपको कोटा। तो इस तरह से खातौली का युद्ध 1517 के आसपास हुआ था और बाड़ी का युद्ध 1518 के आसपास हुआ था। तो ये 2 युद्ध जो है वो दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक, ये सल्तनत काल का भी अंतिम वंश था और शासक भी अंतिम ही था। इब्राहिम लोधी की मौत के बाद में यहाँ पर दूसरा वंश आ जाएगा, यानी सल्तनत काल खत्म हो जाएगा और दिल्ली में शुरू हो जाएगा मुगल काल। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो मुगल काल में जो बाबर आएगा उसका भी प्रतिरोध सांगा से होने वाला है। उस युद्ध को हम आगे विस्तार से देखेंगे। यहाँ पर तो दिल्ली सल्तनत के साथ में सांगा के 2 युद्ध होते हैं, खातौली और बाड़ी। खातौली बूंदी कोटा में है वर्तमान में, बूंदी राज्य में पहले हुआ करता था, और बाड़ी धौलपुर में है। और इब्राहिम लोधी के साथ ये दोनों लड़ाइयाँ होती है। तो इस तरह से सांगा के प्रमुख अभियानों को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उन अभियानों में जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है खानवा का युद्ध, उस खानवा की युद्ध को या लड़ाई को हम कल लड़ेंगे। आज इनको हम यहीं विराम देते हैं क्योंकि सांगा वैसे ही बहुत जख्मी था, तो इसको आज ज़्यादा हम जख्मी नहीं करके कल के लिए छोड़ते हैं। तब तक का आप इसको वापस देखिए, और भी यदि कोई आपकी बात रह रही हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, कल उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।